This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं जो समवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं और हमारे सेमेस्टर 1 में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार जी वर्मा जी उपस्थित हैं जो हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज के इस सत्र के फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशी जी उपस्थित हैं, समवाई में सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और एसपस में भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मानव शरीर विज्ञान में जो हमारा न्यूट्रिशन है, भोजन, उस पर चैप्टर 5 उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ओवर टू मनोज वर्मा जी। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मेरी आवाज़ आ रही है सर? आवाज आ रही है जी सर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 भोजन। बीएचपी में चैप्टर नंबर 5 है भोजन। इसमें हमारे दैनिक जीवन में हम क्या भोजन के अंदर हमें लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में ये हमारा चैप्टर भोजन, फूड न्यूट्रिशन है। इसमें बताया गया है कि भोजन के बिना प्राणी जीवन लंबे समय तक लंबे समय तक संभव नहीं है। गर्भावस्था में विकासशील भ्रूण अपनी मां पर परजीवी की भांति है। यह अपने विकास हेतु समस्त आवश्यक तत्व मां से लेता रहता है और उनमें से कुछ प्रतिशत तत्व अपने शरीर में भंडारित अर्थात स्टोर भी करता रहता है, ताकि जन्म लेने के पश्चात कुछ समय तक, कुछ काल तक उसकी ऊर्जा आवश्यकता अनुसार पूर्ण होती रहे, अर्थात उसको उसकी आवश्यकता जो रहे बाद में उसको इस्तेमाल करता रहे। मानव को भोजन की आवश्यकता बुनियादी तौर पर ऊर्जा उत्पादन हेतु चाहिए। ऊर्जा वह बल है जो जीवित शरीर में आवश्यक कार्य हेतु चाहिए। ऊर्जा में कार्य करने के लिए चाहिए। जैसे क्या क्या कार्य करने के लिए चाहिए? जैसे श्वसन क्रिया, रक्त प्रवाह के लिए, किडनी में रक्त छानने की प्रक्रिया के लिए और नर्व में इम्पल्स बनती रहे, इस चीज़ के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह समस्त कार्य शरीर में समस्थापन बनाए रखने हेतु भी आवश्यक है। समस्थापन चैप्टर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था स्टार्टिंग में। समस्थापन हमारे शरीर का बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए, इससे हमें सारा शरीर हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो इसलिए आगे लिखा हुआ है, जन्म लेने पर शिशु को प्रथम आवश्यक तत्व ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी मदद से वह अपने भंडारित तत्वों से ऊर्जा उत्पादन कर लेता है। इसी के साथ जल और सूर्य की किरणें भी उसके शरीर को ऊर्जा उत्पादन करने में सहायक होती हैं। जन्म के कुछ काल बाद शिशु का भंडार जब खाली होने लगता है, तब पृथ्वी ऊर्जा मिलनी आवश्यक हो जाती है। ऊर्जा दे सकने वाले तत्व पृथ्वी में उपलब्ध हैं, किंतु मानव शरीर उन्हें मौजूदा आकार में नहीं ले सकता, उसे किसी न किसी दूसरे रूप में लेते हैं। जबकि जो वनस्पति जगत है वो पृथ्वी तत्वों से अपने लिए ऊर्जा ले सकने में सक्षम है और प्राणी जगत के लिए ग्राह्य तत्वों का भंडार भी प्रदान करते हैं। तो ये हमारे लिए बताया गया कि हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो हमें माँ के पेट से जो उसमें हमें जो मिलती है ऊर्जा, मतलब जो चीज़ें मिलती हैं हम उससे ऊर्जा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें जल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है और उसके बाद हमारा जब जैसे जैसे पेट खाली होता रहता है तो हमें बाकी भी ऊर्जा हमें पृथ्वी पर आके मिल जाती है। मानव शरीर को स्वस्थ और जीवित रखने हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? जिनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, प्रोटीन और लवण है। अब हमें जो भोजन के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है एमसीक्यू में
यह सभी तत्व वनस्पतियों में कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड रूपों में भंडारित रहते हैं। इनमें से प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके ऊपर भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये चीज़ बताइए हमें कि जो हमें हमारे भोजन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन और लवण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जीवन रसायन विज्ञान के अनुसार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है जिनमें कई अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब CONH2 का बॉन्ड होता है केमिकल फॉर्म में, उससे जुड़े हुए होते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक वाइटल है, क्योंकि इन्हीं से प्राणी शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है। बच्चों में उनके विकास और बुद्धि हेतु और बड़ों में टियर एंड वियर के कारण मरी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं को बनाने हेतु, गर्भवती महिलाओं में विकसित होते भ्रूण हेतु, स्तनपान के समय स्तन में दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोटीन तत्व की आवश्यकता अत्यधिक रहती है। तो हमें ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पर हमें प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसके सहयोग से शरीर में अस्थि पेशी और शरीर तरलों का निर्माण भी होता है। शरीर में संश्लेषित होने वाले एंजाइम और हार्मोन इसके द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। और शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु जो हमारी एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर उनका निर्माण होता है, वो भी प्रोटीन ही करते हैं। तो इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में काफ़ी आवश्यक है। वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, जिसे वेजिटेरियन बोलते हैं, और जानवरों से प्राप्त होने वाले जो प्रोटीन हैं उसे नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, पाचन तंत्र में तोड़कर प्रथमतया अमीनो एसिड में परिवर्तित किए जाते हैं। तो प्रोटीन बदल जाता है एमिनो एसिड में, और वही अमीनो एसिड जब छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां पर शोषित होकर रक्त के माध्यम से यकृत और अन्य कोशिकाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां उन्हें पुनः आवश्यक प्रोटीन संग्रह की क्षमता अत्यंत कम है। अतः अनावश्यक अमीनो एसिड ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग कर लिए जाते हैं। शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पादित होती है। यदि भोजन में आवश्यकता से कम कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी होगी अगर, तब भी हम प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग होने लगती है। तो हम प्रोटीन का ही इस्तेमाल करने लगते हैं, हमारे शरीर ऑटोमेटिकली प्रोटीन को ही इस्तेमाल करने लगता है। तो प्रोटीन का होना भी आवश्यक है, अगर ये चीज़ें दूसरी चीज़ें भी ना हो तब भी। विभिन्न खाद्य सामग्री जैसे रिफाइंड शुगर, ऑयल और फैट, इनको छोड़कर इत्यादि में प्रोटीन की भिन्न भिन्न मात्राएं मौजूद होती हैं। जैसे कुछ खाद्य सामग्री में प्रोटीन की अधिक मात्रा मौजूद होती है। जैसे कुछ प्रोटीन रिच फूड बताए गए हैं, जैसे मांस, मीट होता है, मछली, अंडा, दाल होती हैं, तिलहन होते हैं, नट्स होते हैं। आगे लिखा, मिल्क ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी इफ ड्यू अलाउंसेज इज मेड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अगर उसमें अत्यधिक मात्रा में पानी मिलाया जाए तो वो इसी कैटेगरी में आ सकता है। शरीर में आवश्यक सभी अमीनो एसिड एक दूसरे में परिवर्तित करने की क्षमता है, किंतु कुछ विशेष अमीनो एसिड जो शरीर के लिए आवश्यक भी हैं, मानव शरीर अन्य अमीनो एसिड से उनका निर्माण नहीं कर सकता। तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड की संज्ञा देते हैं, जिनमें कुछ नाम बताए गए हैं अमीनो एसिड के, जैसे अर्जिनाइन, ल्यूसाइन, लाइसिन, वेनाइन, आइसोल्यूसाइन, ट्राइपोफेन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडाइन, मतलब कुछ ही नाम दे रखे हैं, ये 10 नाम दे रखे हैं। यह 10 अमीनो एसिड वनस्पतियों और एनिमल प्रोडक्ट से आवश्यक मात्रा में हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो हमारे लिए एसेंशियल है।
भोजन में प्रोटीन की जो आवश्यक मात्रा है वो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार, या भोजन में जो हमें प्रोटीन की मात्रा हमें मिलनी चाहिए वो लगभग 15% होनी चाहिए, 15% हमें मिल जाना चाहिए, जिसमें 50% शुड कम फ्रॉम एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल या एनिमल के प्रोडक्ट से हमें 50% भी उसका भाग हमें मिलना चाहिए। लेकिन उसमें अब ध्यान ही रखने वाली बात है कि हमें प्रोटीन की सहभागिता कितनी होनी चाहिए वो हमें बताई गई है, जो हमारे लिए आवश्यक है। याद करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए 15% होनी चाहिए। अब हम दूसरी चीज़ बात है, वसा, फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं। जब एक एल्कोहल क्षारीय स्वभाव के साथ किसी एसिड से मिलता है तो लवण और जल बनाता है। तो लवण और जल बनता है, ये केमिकल में भी फॉर्मूला बताते हैं इस तरह का। इस भांति बने लवण को एस्टर बोलते हैं। फैट आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल। प्राकृतिक वसा में सामान्यतः 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? नंबर 1 पाल्मिटिक एसिड, नंबर 2 स्टीयरिक एसिड और नंबर 3 ओलिक एसिड। इनमें से जो पहला और जो दूसरा है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आते हैं, किंतु जो तीसरा है इसमें एक डबल बॉन्ड होने की वजह से वो असंतृप्त अर्थात अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। पहले दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड और तीसरे वाला अनसैचुरेटेड। गुणवत्ता में यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड साधारण ताप पर तरल बने रहते हैं, अर्थात ऑयल की फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारे तेल होते हैं, वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अतः इन्हें ऑयल्स कहते हैं। मानव शरीर में वसा के 2 रूप होते हैं, एक रचनात्मक लिपिड जिसे स्ट्रक्चरल लिपिड बोलते हैं, जिसे मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और कोशिकाओं के जो ऑर्गेनल्स अंगक होते हैं वे बनते हैं। यह वसा का भाग शरीर की जो इमरजेंसी होती हैं उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसमें लिखा आकस्मिक में ऊर्जा हेतु प्रयुक्त नहीं हो सकता। और जो दूसरा रूप है वसा का शरीर में, वो है न्यूट्रल फैट, जो वसा कोशिकाओं एवं अन्य फैट डिपोट्स में संग्रह होता है, इकट्ठा हो जाता है। यही संग्रहित वसा शरीर में ग्लूकोज ना होने पर ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी इमरजेंसी कोई पड़ती है तो हमें उसमें शरीर में हमारे शरीर में ये इस्तेमाल हो जाती है। कहते हैं जब हम फास्ट रखते हैं तो फास्ट के समय पर ये हमारे लिए काम आता है, हम कुछ दिन तक फास्ट रख सकते हैं। मानव शरीर में वसा के संग्रह घर निम्न हैं। कहाँ कहाँ पर शरीर के अंदर वसा इकट्ठा होता है ऐसा कह सकते हैं, जैसे नंबर 1 सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो हमारी जो स्किन लेयर होती है उसमें कहा जाता है कि 50% पाया जाता है। सेकंड पेरीरीनल टिश्यू 15%, मिसेंट्री 10%, ओमेंटम 5% एंड इंट्रामस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू 5%। ये हमें बता दिए गए कहाँ कहाँ पर हमारा जो वसा है वो कहाँ कहाँ पर रहता है। इनमें से आवश्यकता पड़ने पर, अब जो सबसे पहला जो बिंदु बताया गया इसमें से जो हमें बताया सब क्यूटीनियस जो टिश्यू है जो हमारा स्किन लेयर पर होता है, उसी के बारे में बताया कि ये ही सर्वप्रथम उपयोग में आता है। जब हम कहते हैं कि फास्ट रखा तो फास्ट में हमें इस्तेमाल कहाँ से होता है, इसकी संग्रह क्षमता भी असीमित है। मानव वसा 17 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, अतः जीवित शरीर में यह सदा तरल के रूप में रहता है। अब इसमें इसके कार्य देखते हैं कि वसा के कार्य क्या क्या है। सबसे पहली चीज, वसा शरीर का संग्रहित ईंधन है, इकट्ठा रहेगा और हमारा कभी भी काम आ जाएगा। नंबर 2, यह भोजन को पैलेटाइबिलिटी प्रदान करता है और गैस्ट्रिक इम्पेटाइंग टाइम घटाता है।
तीसरा, भोजन में इसकी ये बता देते हैं। देखिए, भोजन को स्वादिष्ट बनाने का काम फैट करता है, नंबर एक। जो पैलेटेबिलिटी है वो स्वादिष्ट बनाता है, नंबर एक। नंबर टू क्या होता है, जो बॉडी से, भाई आपने भोजन लिया, एसोफेगस से वो चला गया स्टमक में, तो स्टमक को कितनी जल्दी खाली हो, कितनी देर में खाली हो, तो उसके लिए बता रहे हैं कि ये जो है गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम, यानी उस जगह से, स्टमक से बाहर निकालने का जो टाइम है वो घटाता है, यानी जल्दी उसको पाचन कर देता है, ये इसका अर्थ है। ठीक। जी, और तीसरा बताया इसमें, भोजन में इसकी मौजूदगी फैट सोलुबल विटामिन्स के एब्जॉर्ब्स करने, मतलब उसको लेने में, शोषण करने के लिए आवश्यक होती है। नंबर 4 बताया, इसेंशियल फैटी एसिड स्वस्थ शरीर के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो ये हमें कुछ कार्य बताए। उसके आगे इसमें बताया गया है कि ये शरीर में पिगमेंट, रेटिनॉल, कोफैक्टर, विटामिन के, डिटर्जेंट्स, बाइल सॉल्ट, हार्मोन, सेक्स एंटीरॉइड्स और बाह्य और अंत्य कोशिका, जो हम एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पढ़ते हैं, मैसेंजर्स बनाते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड वे फैटी एसिड होते हैं, जिसमें पीछे भी नाम दिया था इसेंशियल फैटी एसिड का, उसके बारे में बता रहे हैं ये, कि इसेंशियल फैटी एसिड वे फैटी एसिड होते हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर नहीं कर सकता। इसमें बताए भी गए थे 10 अमीनो एसिड के बारे में बताया भी गया था बाद में, जिनमें से कुछ नाम बताए आगे इनमें, कि लाइनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिनोइडिक एसिड, इनका संश्लेषण वनस्पति कर लेती हैं। ये तीनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अतः वेजिटेबल ऑयल्स में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड हैं तो ऑयल्स की फॉर्म में ज़्यादा मिलेंगे। भोज्य खाद्यान्नों में वसा निम्न भांति वर्गीकृत किया गया है। जो हमारा खाना होता है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर हमें फैट मिल सकता है या किन चीज़ों में ज़्यादा आता है। जैसे नंबर 1, विजिबल फैट, जो हम इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वे वसा जो अधिकतम वसा युक्त होते हैं, जिसमें वसा ज़्यादा होता है, जैसे मक्खन, घी, जिनमें सैचुरेटेड फैट एसिड की अधिकता होती है। इसके अलावा वनस्पति वसा, मूंगफली, ग्राउंडनट और सरसों, नारियल, सूर्यमुखी और तिल के तेल, जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड एनिमल फैट में अधिक पाया जाता है और उनमें विटामिन ए और डी भी अधिक मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वनस्पतियों तेल में ज़्यादा पाया जाता है, किंतु इनमें विटामिन ए और डी की मात्रा नहीं होती, अपितु विटामिन ई होता है, जो इन तेल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, खराब होने से बचाता है। शरीर में इनकी सहभागिता लगभग 50% है और इनमें एक या अधिक डबल बॉन्ड होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है। अब हमने विजिबल फैट देखे, तो इसी तरह से इनविजिबल फैट क्या है, कि वे वसा जो खाद्यान्नों में आंशिक मात्रा में मौजूद रहते हैं, कम कम मात्रा में रहते हैं, अर्थात उक्त खाद्यान्न प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मुख्य सहभागिता रखता है। जैसे क्रियल्स अन्न होता है, दाल, पल्स, ऑयल सीड्स, नट, सोयाबीन, दूध, अंडा और मांस। अब इसकी प्रतिशतता देख लेते हैं। भोजन के अंदर जैसे प्रोटीन की प्रतिशत हमने देखी 15%, इसी तरह वसा की जो सहभागिता है वो 35% है, होनी चाहिए इसके लिए। अगला पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल और बिंदु क्या है, यह कार्बनिक तत्व वसा का ही सहोदर है, उसी से रिलेटेड है। जैसे वसा हमने पढ़ा, उसी से संबंधित कुछ दिखाई देगा आपको, परंतु इसकी जो रचना है वो कॉम्प्लेक्स मोनोहाइड्रिक सेकेंडरी एल्कोहल से बनी हुई है। ये मोनोहाइड्रिक एक वर्ड पीछे आपने जब हम पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने पढ़ा था वसा के अंदर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और यहाँ पर हमने पढ़ा है मोनो का मतलब होता है एक सिंगल एटम, और ट्राई का मतलब 3 हिस्से।
तो उसके अंदर जुड़े हुए हैं, ऐसे मान लेते हैं, साइंस की लैंग्वेज में है ये। यह फैटी एसिड के साथ मिलकर वैक्स बनाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जब फैटी एसिड के साथ मिल जाता है तो वैक्स बना देता है, और वैक्स जो होता है हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, दुखदायी हिस्सा होता है, लिखा भी है इसमें। सामान्यतः यह वसा की ही भांति शरीर का एक आवश्यक तत्व तो है। यह एनिमल प्रोडक्ट जैसे घी, दूध, अंडा, मछली, मांस, इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, और वनस्पतियों में यह कम उपलब्ध होता है। यह कोशिकाओं द्वारा वसा से या कार्बोहाइड्रेट से भी संश्लेषित कर लिया जाता है, अतः शरीर में इसकी कमी नहीं पाई जाती, कोई कमी नहीं रहती कार्बोहाइड्रेट की, जब तक कि या तो कोई स्टारवेशन वाला भूखमरी ना हो जाए कि बिल्कुल खाना ना मिल रहा हो, है ना, माल न्यूट्रिशन, बिल्कुल पोषण ना हो पा रहा हो सही से, उस दशा में होता है ऐसा कि ये कोई कमी, तब जाके इसकी कोलेस्ट्रॉल की कमी रहेगी। भोजन पकने पर यह नष्ट नहीं होता, और छोटी जब आंत में वसा से अलग इसका शोषण अलग से होता है। छोटी आंत में अलग जैसे वसा है, ऐसे ही इसका शोषण भी कोलेस्ट्रॉल का भी अलग से होता है। यह लिम्फ के माध्यम से रक्त में पहुंचता है। लिम्फ हमारे शरीर का पूरे शरीर में पहुंचता है और हमारे शरीर के पूरे शरीर को पोषण देता है, रक्त के साथ में रहता है। यूँ तो शरीर की समस्त कोशिकाओं में आंशिक मात्रा में, सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद रहता ही है ये कोलेस्ट्रॉल, परंतु जो लीवर है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और जो सेक्स ग्रंथियां हैं, उसमें सबसे अधिक पाया जाता है। इसकी सबसे अधिक मात्रा रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल में पाई जाती है। क्योंकि आरी सेल में इरिथ्रोसाइट और लिम्फोसाइट का डिस्ट्रक्शन होता है। आपने ये कुछ वर्ड जब हमने ब्लड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी। रक्त में स्वतंत्र कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, अभी मात्रा बताई गई है रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की, 150 टू 240 मिलीग्राम प्रतिशत होती है। याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। इसमें आगे बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल के कार्य क्या हैं। नंबर 1, कोशिका मेम्ब्रेन की संरचना में सहभागिता लेना, भाग लेना, उसको बनाने के लिए, बाइल सॉल्ट को बनाने के लिए, संश्लेषण करने के लिए, सेक्स हार्मोन को बनाने के लिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का संश्लेषण करने के लिए, रक्त को विस्कोसिटी प्रदान करने के लिए, जो गाढ़ापन होता है, घनत्व जो होता है उसका, उस चीज़ को भी ये कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्प करता है। अब उससे नुकसान भी तो होते हैं कुछ, तो कोलेस्ट्रॉल से नुकसान क्या हुए, हानि क्या हुई? कोलेस्ट्रॉल से हानि, सामान्य आवश्यक मात्रा से अधिक कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए चूंकि शरीर में इसकी कैटाबॉलिज्म नहीं के बराबर होती है, ये घटता नहीं है अपना आप, इसलिए बाइल जूस और मूत्र में इसकी थोड़ी मात्रा उत्सर्जित होती अवश्य है, थोड़ी थोड़ी होती रहती है, कम होती रहती है, लेकिन परंतु एंड्रोजस सिंथेसिस के कारण या घी या मांस का अत्यधिक सेवन करने पर, अगर ये ज़्यादा चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो यह रक्त में बिना कार्य ही परिभ्रमण करता रहता है, और कोलेस्ट्रॉल अपना आप ही आपका बढ़ता रहेगा, शरीर में बढ़ता रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सब चीज़ें खाते रहेंगे। इसकी अत्यधिक मात्रा धमनी की दीवार पर फैटी एसिड के साथ वैक्स बनाकर चिपकने लगती हैं। वैक्स बनाने का मतलब हमें नुकसान करने लगेंगी, और इसका अर्थ्रोक्लोसिस की शुरुआत हो सकती है। एक बीमारी का नाम दिया हुआ है, वो उसकी शुरुआत होने लग जाती है। धमनी कड़ी हो जाती है ना, उसके लिए कड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है, वैक्स की तरह, वैक्स क्योंकि वैक्स बनने लग जाता है, जो अंतराल में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, इसमें गैंग्रीन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज जैसी बीमारी देती हैं। अगला पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल के बाद कार्बोहाइड्रेट में क्या पता कि खाद्य पदार्थों में कार्बन तत्वों की सकल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की जो सहभागिता है सबसे अधिक है। स्तुतियों द्वारा संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का जो रूप है वो या तो वो स्टार्च के रूप में है या फिर सेलुलोज के रूप में है।
से मानव शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन से भिन्न है। स्टार्च पौधों में होता है, ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है। इसी तरह से मानव शरीर के अंदर, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में ये संग्रहित रहता है, जिससे हम अपनी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। यह कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, ये जो किस चीज़ से बना हुआ है, ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कार्बनिक कंपाउंड है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु उसी अनुपात, जैसे 2:1 में मौजूद हैं, जैसे वे अणु एक जल के अणु में हैं। जल के अणु का सूत्र अगर हम देखते हैं तो H2O होता है। H2O, H के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। जब वो इस अनुपात में होते हैं तो पानी का फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरह से इन तीनों को मिला देंगे तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बनेगा। अतः इसकी कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जब ये टूटेगा, कैटाबॉलिज्म होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा और जल H2O अलग बन जाएगा। आगे बताया, वनस्पतियों या जानवरों से जो प्राप्त कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आसानी से पाचन तंत्र में मोनोसैक्राइड ग्लूकोज या फ्रक्टोज में तोड़ लिया जाता है और यह रक्त के माध्यम से शरीर की समस्त कोशिकाओं को ईंधन के रूप में वितरित कर दिया जाता है। क्योंकि ईंधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होना है, तो ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का यही प्राथमिक और आसान ईंधन है। उपयोग से बचा ग्लूकोज अस्थि पेशियों और यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है, तो कहाँ कहाँ पर उसके कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो रहा होगा, ये बताया कुछ इसमें कि अस्थि पेशियों में 400 ग्राम, यकृत में 100 ग्राम, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 20 ग्राम, रक्त में 4 ग्राम, ये बताया इसके बारे में। भंडार गृह संतृप्त हो चुकने पर अनुपयोगी ग्लूकोज एडिपोज कोशिकाओं में फैटी एसिड या वसा के रूप में संग्रहित किए जाने लगते हैं। ग्लूकोज का इस रूप में संग्रह करने की जो शारीरिक क्षमता है वो असीमित एवं प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है सब में। आगे बताया, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की जो सहभागिता है वो सामान्यतः 50% होती है, जो अधिकतर खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, वनस्पति, आलू, चुकंदर या दूध से प्राप्त की जाती है। सर एक भोजन मिनट, में इसको थोड़ा नीचे करना, थोड़ा नीचे करो ना। ESF क्या होता है? चाची जी, ESF में 20 ग्राम ESF क्या होता है? ESF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ऐसा है, ये हम लोगों ने ये प्रश्न मैडम का है क्या? मैडम मेरा, हाँ हाँ, तो ऐसा, हाँ ऐसा था मैडम, जो सेल ऐसे माने सेल है ना, गोल आकार का वाली सेल है, तो सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है। तो दो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो बाहर तरल है उसको एक्स्ट्रा मतलब सेलुलर, सेल के बाहर, और जो इंट्रा माने अंदर होगा। तो ICF माने जो किसी भी सेल के अंदर पानी है उसको बोलते हैं ICF, पानी या तरल कोई भी हो, और बाहर जो होगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा ECF, और शॉर्ट फॉर्म है ECF ICF। जी जी, आगे देखते हैं। भोजन में उपयोगी कार्बोहाइड्रेट के साथ अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से, जैसे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, गम्स, गैलिनिन्स एंड पैक्टिन भी होते हैं, जिन्हें डाइटरी फाइबर्स या रफेज की संज्ञा दी गई है, जो हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए लेकिन आ जाती है। इनका स्वास्थ्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है उनका महत्वपूर्ण? कि यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं।
और आंतों में संकुचन तरंगे पैदा कर वहां उपस्थित पदार्थों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यह सेलुलोज पाचन तंत्र में पचते नहीं हैं, परंतु जो जल सोख कर वह स्वयं फूल जाते हैं और पाचन अंगों में अधिक स्थान घेर लेते हैं। इनके इसी गुण के कारण यह मानव शरीर में उपयोगी हैं और भोजन के महत्वपूर्ण अंग हैं। यह लीफी वेजिटेबल, जो हमारे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स या फिर अनरिफाइंड क्रियल्स में अच्छी मात्रा में मौजूद रहते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल होते रहना चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिले अराजक तत्व जो हमारे लिए काम के नहीं हैं लेकिन हैं उसके अंदर, उपयोगी तत्वों के साथ अनुपयोगी तत्व तो होते ही हैं, किंतु इनके अलावा कुछ हानिकारक तत्व भी मौजूद पाए जाते हैं, होते भी हैं। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया चीज़ें आ जाती हैं। कुछ वनस्पतिक खाद्य पदार्थों में ऐसे फैक्टर पाए गए हैं जो न्यूट्रिएंट्स के एसिमिलेशन को सुचारू रूप से नहीं होने देते, जिसमें से कुछ बताया, जैसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स इन लेगम्स, वाइट एग यॉक। सेकेंड इज फाइटेट्स, इसके बारे में बताया कि यह भोजन में मौजूद आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बंद कर उन्हें शोषित होने से रोकते हैं। नंबर 3 टेटनिन्स, ये क्या बताया इसके बारे में, इसमें एग्जाम्पल भी दिए इनके। ये भोजन को उपलब्ध लौह तत्व को एब्जॉर्ब करने होने से रोकते हैं अगर ये इनका इस्तेमाल करेंगे चीज़ों का। ऑक्सलेट, जो वनस्पतियों में मौजूद कैल्शियम आयन को बांध लेता है। और जैसे कुछ ये बताएं, इसमें एग्जाम्पल बताए, खेसारी दाल टाइप के ये बताए हैं कुछ। 5 पॉइंट गोइट्रोजेंस, इसमें भी ये बताया कि ये तत्व जो है आयोडीन के शोषण को रोकते हैं, जैसे कैबेज, कॉर्नफ्लावर, रेडिश, सोयाबीन। 6 पॉइंट बताया टॉक्सिक एमिनो एसिड इन लेथरिन्स सर्वाइकस कॉज लेंथरिज्म। मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं आपको जो कुछ चीज़ें सही से चलने नहीं देते, कुछ ना कुछ समस्या कर देते हैं कभी कभी। उसके बाद इस चार्ट के बाद आते हैं ऊर्जा। ऊर्जा एक हेडिंग बताई गई है। ऊर्जा हमें शुरू में बताया गया था, स्टार्टिंग में हमें बताया था कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। अब उसी ऊर्जा के बारे में बात करते हैं कि वह ऊर्जा, वह बल, शक्ति और क्षमता जो किसी कार्य को कर सकने में सक्षम होती है। भौतिक विज्ञान के रूप में अगर हम देखें, फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, तो बल का सूत्र होता है कार्य गुणा दूरी। जितना कार्य किया गया, कितनी दूरी उसमें शामिल हुई, वो बल कहलाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं को भी अपने दैनिक कार्य हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो शरीर में हो रही क्रियाएं, जैसे हम वृद्धि हो रही है शरीर के अंदर, विकास हो रहा है, श्वसन क्रिया चल रही है, संचरण हो रहा है, पाचन क्रिया चल रही है, शरीर का तापक्रम कंट्रोल हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, आदि सभी जितने भी चीज़ें हैं, इन सभी में ऊर्जा खर्च होती है और यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, किंतु वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर की जा सकती है। इस प्रकार हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें ऊर्जा रासायनिक रूप में मौजूद रहती है, और जब वे तत्व कोशिकाओं द्वारा मेटाबॉलिज्म किए जाते हैं, टूटते हैं, तो उसमें हमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बनती है। उसके लिए एक साइंटिफिकली, केमिकली एक इक्वेशन बताई गई है कि कैसे कैसे वो टूटती है। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को भोजन मान लीजिए, ग्लूकोज टूटा और ग्लूकोज टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल गया। यही बात पीछे बताई गई थी जब हमने पेज नंबर 53 में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था हमने। उसमें बताया था कि कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का लवण बनता है। वही बात यहाँ बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उसके साथ ये जो कैलोरी है ये हमें ऊर्जा देगी। अब इसमें कैलोरी वर्ड आया। कैलोरी क्या होता है कि कैलोरी जो है यह ऊष्मा ऊर्जा की मानक इकाई है। ऊर्जा को कैसे नापेंगे, कैसे माप करेंगे, उसके लिए कैलोरी हमें बताई गई है। एक कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल का तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस से
16 डिग्री सेल्सियस करने हेतु आवश्यक होती है। प्रयोगशाला में प्राप्त विभिन्न तत्वों का जो कैलोरी मान होता है वो 1 ग्राम स्टार्च 4.1 किलो कैलोरी के बराबर होता है, 1 ग्राम प्रोटीन 5.3 किलो कैलोरी के बराबर होता है, 1 ग्राम वसा 9.3 किलो कैलोरी के बराबर होता है। सामान्यतः भोजन में उपरोक्त भोजन तत्वों की मात्रा अर्थात स्वस्थ शरीर जो होता है निम्न भांति भी आकी जाती है। जैसे समझ लीजिए, नंबर 1, प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, जिसका प्रतिशत होना चाहिए 50% किसी भी एनिमल प्रोडक्ट से या एनिमल से मिलना चाहिए। या संपूर्ण भोजन में, अब हमें जो अपने पीछे प्रोटीन के बारे में पढ़ा था उसी का एक पॉइंट हमें पूरा फिर से रिपीट किया है इसमें, इसी पॉइंट में, कि संपूर्ण भोजन में प्रोटीन की जो सहभागिता है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15% होनी चाहिए। तो वही हमें दोबारा से एक तरह से बताई गई है। दोबारा से कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा संपूर्ण भोजन का 50% या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें सेलुलोज वर्ग के सदस्यों की उपस्थिति 10 से 15% अनिवार्य है। तीसरा, वसा के बारे में बता कि वसा की जो सहभागिता है संपूर्ण भोजन में 35% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें पशु प्रोडक्ट कम से कम रहना चाहिए। इसके अलावा आवश्यक जो मात्रा है वो विटामिन, मिनरल्स और जल की होनी चाहिए। आगे बताया कि एक स्वस्थ शरीर को आवश्यक ऊर्जा के अनुरूप भोजन लेने को, अगर हम आवश्यक अनुसार लें, हम सब चीज़ें बराबर हिस्से से लें, तो उसे हम कहेंगे संतुलित भोजन, जिसे हम बोलते भी रहते हैं बैलेंस डाइट, एक डाइट सही से लेना। अब इस डाइट के आधार पर ही आवश्यक ऊर्जाओं के आधार पर कार्य को 3 भागों में बांटा गया है, 3 ग्रुप में बांटा गया है। ये 3 ग्रुप कैसे, जो हम डेली रूटीन में जो लोग कार्य करते हैं उन कार्य के अकॉर्डिंग भी उनको ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के अनुसार उनको बांटा गया है इसमें। जैसे नंबर 1, सीडेंट्री कार्य करने वाले का समुदाय, सीडेंट्री वर्कर्स, जिसमें कौन कौन से आते हैं वर्कर्स, ये कौन कौन से लोग आते हैं इसमें, जैसे अध्यापक, टीचर, हम पढ़ रहे हैं तो ये भी इसके अंतर्गत आती है। दर्जी, टेलर जो होते हैं, नाई, बार्बर, एग्जीक्यूटिव, मोची, उपदेशक कोई बोल रहे हैं, पंडित जी, सेवानिवृत्त चपरासी, डाकिया, घरेलू मिस्त्री, नर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो थोड़े बैठे बैठे या इस तरह के ही काम करते हैं, इसी एक ही क्रिया में या एक ही मुद्रा में अगर बैठे बैठे अपने कार्य पूरे कर दें तो वो सेडेंट्री की कैटेगरी में आते हैं। जो मॉडरेट है, दूसरी वर्ग जो कर है, मॉडरेट कार्य करने वालों का समुदाय, मॉडरेट वर्कर्स क्या होते हैं, जो कुछ न कुछ इधर उधर जाने की फिराक में रहते हैं, घूम घूम कर कार्य करते हैं, जैसे मछुआरे हो गए, डलिया बिनने वाले, कुम्हार, सुनार, खेतीहर, बढ़ई, मिस्त्री, रिक्शा चलाने वाला, बिजली नल मिस्त्री जो होता है, कुली, घरेलू नौकर, ये हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि कार्य करने की क्षमता भी अलग होगी, इनकी ऊर्जा की क्षमता भी अलग है, इसके अनुसार इनको बांटा गया। और एक होते हैं बिल्कुल हैवी कार्य करने वाले। अब हैवी कार्य कौन से हो सकते हैं, बिल्कुल जिसमें ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, जैसे पत्थर तोड़ने वाला, उसे हथौड़ा चलाना है, बहुत मशीनें चलानी है, पेड़ काटने वाला, उसे भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, ऐसे लोहार, खदान मजदूर जो होते हैं। तो इनको जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ये कैटेगरी अपने ऊर्जा के अनुसार बताई गई है। 2400 किलो कैलोरी जो प्रतिदिन ऊर्जा हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। हमारी 1 यूनिट का की इक्वलेंट किसके, 2400 किलो कैलोरी के बराबर है। अब ये 1 यूनिट को ध्यान रखते हुए अब जो हमने तीनों कैटेगरी बताई हैं उसमें सबसे पहले सीडेंट्री कार्य करने वाले हैं, जैसे अध्यापक की बात करते हैं, तो जो पुरुष अध्यापक हैं उनको 1 यूनिट की आवश्यकता होती है, और स्त्री लेडीज़ में उनको 0.8। इसी तरह मॉडरेट वर्कर्स हैं उनको मेल्स में 1.2, स्त्रियों के लिए 0.9, हैवी कार्य करने के लिए मेल के लिए 1.6 और
लेडीज़ के लिए 1.2। तो हर एक में आप देख रहे होंगे कि हर एक में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, सीडेंट्री से मॉडरेट, मॉडरेट से फिर हैवी, जैसे नीचे की तरफ जा रही है संख्या यूनिट की बढ़ती जा रही है, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है। क्योंकि कार्य में हमने देखा, कार्य भी अलग अलग बनाए गए हैं, हैवी कार्य वाले सबसे ऊपर रखे गए हैं, कार्य सबसे ज़्यादा है। उम्र के अनुसार भी देख सकते हैं, क्योंकि उम्र के अनुसार भी कार्य होते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे 1 से 3 वर्ष ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो 0.4 यूनिट। 3 to 5 ईयर्स 0.5 यूनिट। 5 to 7 ईयर्स 0.6 यूनिट। 7 to 9 ईयर्स 0.7। 9 to 12 0.8। और जैसे 12 to 21 एज आती है, पूरी हमें 1 यूनिट की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इतनी यूनिट तो हमें आवश्यकता चाहिए ही चाहिए, अगर हमें अपने नॉर्मली कार्य पूरे करने हैं। और उसको पूरा करने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। डाइट लेना अच्छा है तो सभी चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी। भोजन के अंदर हर चीज़ चाहिए, हमें हर एक चीज़ की आवश्यकता है और बैलेंस रूप में आवश्यकता है। आगे क्या बताया कि जो संतुलित भोजन क्यों आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक या कम भोजन दोनों स्थितियों में रोग को निमंत्रण देना है। अधिक भोजन भी गलत और कम लेना भी गलत। वो तो बैलेंस इंसानों को होना आजकल चाहिए। मालूम ही नहीं पड़ता है कि कम क्या है और ज्यादा क्या है। जी 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 तो वो तो पता होना चाहिए ना हमको। लेकिन ऐसा ना कि हम कभी कभी जायके के रूप में, स्वाद के रूप में ज़्यादा हाँ, भोजन ले लेते हैं। गड़बड़ी सारी उधर है ना। जैसे आप देखते हैं कि भाई शादियों में लोग जाते हैं, तो शादियों में क्या होता है कि स्वाद के चक्कर में ओवरलोड। ज़्यादा खाया जाता है। अब उस टाइम तो सोचते नहीं है कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद पानी कभी कभी हम ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं। उसी टाइम हमने खाना खाया, उसी टाइम हमने तुरंत पानी भी पी लिया। पानी ज़्यादा पिया जाता है, क्योंकि गर्मी जैसे चल रही है तो गर्मी में ज़्यादा पानी ज़्यादा पिया जाता है। तो उसका एक जो हमारे शरीर का जो क्रिया है, उसको तो हम भूल जाते हैं ना चीज़ों को, कि वो कैसे कार्य कर रही है। वो समझ ही नहीं पाते हम कि भोजन के कुछ देर बाद हमें रुकना भी चाहिए, आधा पौन घंटा 1 घंटा में रुकना भी चाहिए अत्याचार हो गया पानी के लिए। तो बहुत चीज़ हो जाती हैं। भोजन की गुणवत्ता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मालन्यूट्रिशन कंडीशन है, जैसे मैरासम्स में बताया गया है, जिसमें भोजन का ऊष्मीय मान कम होता है। क्वार्सिकर, जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता से कम हो जाती है, तब ये कंडीशन रहती है। और ये बताया भी गया लास्ट में कि अधिक भोजन की मात्रा जो है मोटापे का अधिक तब भी है। जितना हम ज़्यादा खाएंगे या जितना पैकेट वाला फूड खाते हैं या जितना बाहर का आइटम जितना हम खाते हैं, वो फैट के रूप में हमारा डिस्पोज होता रहता है, मतलब ऐड होता रहता है। हाँ, होता रहता है, शरीर के अंदर ऐड होता रहेगा। वो चीज़ हम कर नहीं पाएंगे, ना हम चल पा रहे, ना हम एक्सरसाइज कर पा रहे, ना कुछ अभ्यास कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये चीज़ें रूटीन में ज़्यादा आ रही हैं। या अगर हम इसको रूटीन में शामिल करेंगे, अपने जितने भी योगाभ्यास ये सब चीज़ें हैं, तो ऑटोमेटिक हम उस चीज़ को सही कर पाएंगे, बैलेंस हमारे शरीर का बन पाएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक का हमें रखना पड़ेगा। अगर वो हम ध्यान रखेंगे तो शायद हमें हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा और हर चीज़ हमारे लिए सही रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि समय से खाएं, समय से सोएं, समय से कार्य पूरे करें। ये आज के बारे में बताया गया, चैप्टर नंबर 5। इसमें ये बताया गया भोजन के चैप्टर के बारे में। बहुत बढ़िया। तो हम लोग का भोजन का पूरा हो गया, न्यूट्रिशन। तो शायद कोई एक चैप्टर कोई बाकी है क्या? नहीं, मुझे तो खत्म हो रहा है या एक बाकी है शायद। तो हम लोग जो है पीएचडी में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और आयुर्वेद भी रहेगा, चाइनीज भी रहेगी। चाइनीज भी 2 चैप्टर रह गए हैं, आयुर्वेद में अधिक रह गया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। यानी ऊर्जा, भोजन ही ऊर्जा नहीं है, बल्कि ज्ञान भी एक ऊर्जा है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा और ज्ञान से प्राप्त ऊर्जा दोनों ऊर्जा है। दोनों ऊर्जा का समन्वय करिए, संतुलन करिए। और जैसे कहते हैं कि अधिक भोजन के लिए कहा जाता है, ज्ञान के लिए नहीं कहा जाता। ज्ञान तो चाहे जितना बढ़ा लीजिए, उसकी कोई कम है, वो हमेशा कम रहता है। तो वो खेमका सर के उस ऊर्जा से ग्रहण करके जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो वो उस ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम लोग जो है अपनी और दूसरे लोगों को भी इसको
कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर पाए और धीरे धीरे हम लोग इसको खेमका सर के सपनों को ही पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हों। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का कल हम लोग फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है, धन्यवाद सभी को।